दिल्ली असेंबली इंतखाबात की तशहीर प्रचार शबाब पर है। सियासी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इंतखाबी तशहीर खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। सियासी पार्टियों के तमाम बड़े लीडरान ने मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रैली के जरिए कमल खिलाना चाहती है, तो कांग्रेस गांधी कुनबे को उतारकर हवा का रुख मोड़ना चाहती है। वहीं आम आदमी पार्टी अपना जलवा बरकरार रखने के लिए बेताब है। मुद्दों पर चुनाव लड़ने की रवायत हर चुनाव में धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। पिछले 5 वर्षों के कामों का हिसाब किताब लेने के बजाय अब मजहबी मुनाफिरत ही इंतखाबात हारने और जीतने का पैमाना बन गई है। दिल्ली इंतखाबात में शमशान और कब्रिस्तान तो नहीं है, लेकिन हनुमान जी की एंट्री जरूर हो गई है। राजस्थान इंतखाबात में हनुमान जी को दलित बताने वाले योगी आदित्यनाथ ने केजरीवाल को हनुमान भक्ति का ताना दे डाला और ओवैसी के हनुमान चालीसा पढ़ने की पेशन गोई भी भविष्यवाणी भी कर डाली। गाली और गोली तो दिल्ली में चल ही रही है। शाहीन बाग की बिरयानी से भी सियासी भाप निकल रही है। बिरयानी अभी गर्म है। एंटी सीए मुजाहिरों में भी ऐसी बातें, नारे और जज्बाती तकरीरें हुई जो मुजाहिरों का रुख तहरीक से मोड़ देती हैं। जीने की आज़ादी का नारा लगाते लगाते जिन्ना वाली आज़ादी तक बात पहुंच गई। हालांकि ये तहकीक का मकाम है, मगर सवाल फिर वही कि क्या दिल्ली में बुनियादी मसाइल हल हो गए, या फिर किसको ये फिक्र है कि कबीले का क्या हुआ। सब इस पे लड़ रहे हैं कि सरदार कौन है। मसाइल से हटकर दिल्ली की सरदारी पर सबकी नजर है और इसे पाने के लिए मुद्दों से भटकना आम बात है। आज बात इन्हीं मौजूआत पर होगी, लेकिन सुनते हैं कि किसने क्या क्या कहा। आज एक तरफ इन फैसलों को लेने वाला पक्ष है और दूसरी तरफ फैसलों के खिलाफ खड़ा विपक्ष है। आज देश की राजधानी को इस दशक का 2030 तक का दिल्ली का रास्ता दिखाना है। दिल्ली को दोष देने वाली नहीं, दिशा देने वाली सरकार चाहिए। 5 साल से मैं देख रहा हूं, हर दिन गरीबों की भलाई के हर काम में रोड़े अटकाना, यही चल रहा है। केंद्र सरकार की कितनी ही योजनाओं को लागू करने से पहले यहां मना कर दिया गया है। दिल्ली में ऐसा नेतृत्व चाहिए जो CAA, आर्टिकल 370 जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के तमाम फैसलों पर देश का साथ देने वाला, अपनी राजनीति के लिए, तुष्टीकरण के लिए लोगों को भड़काने वाले, क्या ऐसे लोग दिल्ली का हित कर सकेंगे क्या? दिल्ली का भला कर सकेंगे क्या? आप हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति के पास चले जाइए, उसके खून में आपको देशभक्ति मिलेगी। देशभक्तों की यहां कोई कमी नहीं है। जो व्यक्ति देशभक्तों को एक दूसरे से लड़ाने का काम करता है, क्या वो देशभक्त हो सकता है? ऐसे देशभक्ति पाठ्यक्रम अब शुरू किया जाएगा और उसका मकसद होगा कि हर व्यक्ति अपने देश से, देश के तिरंगे से, देश के शहीदों से, उनके साथ सम्मान करे, उनसे प्रेम करे। मैं आज बीजेपी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली के लोग ये चाहते हैं कि बीजेपी अपना सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करे, और उस सीएम कैंडिडेट के साथ मैं बहस करने के लिए तैयार हूं। अभी तो केजरीवाल जी ने हनुमान चालीसा ही पढ़नी शुरू की है। भाइयों बहनों, आप देखना आगे आगे होता क्या है। ओबीसी भी एक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता हुआ आपको दिखाई देगा।
आप देखना ये निश्चित होगा। आज के मुद्दा में हमने 5 सवाल पूछे हैं। हमारा पहला सवाल है कि क्या मुल्क के मसाइल का असर, यानी राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं उनका असर दिल्ली के इंतखाबात पर पड़ेगा। हमारा दूसरा सवाल है कि क्या केजरीवाल 2015 वाला जलवा बरकरार रख पाएंगे या वापसी मुश्किल लग रही है। हमारा तीसरा सवाल है कि क्या बीजेपी लोकसभा की तरह असेंबली इंतखाबात में भी दमखम दिखाएगी। हमारा चौथा सवाल है कि क्या कोई बड़ा चेहरा चुनाव की चाल बदल सकता है। और हमारा पांचवा और आखिरी सवाल है कि क्या दिल्ली असेंबली इंतखाबात के नतीजे मुल्क का सियासी मुस्तकबिल तय करेंगे। इन्हीं 5 सवालों के इर्द गिर्द आज हमारी बातचीत होगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शिवम त्यागी, बीजेपी के लीडर हैं, अनिल गर्ग साहब हैं, सियासी तज्जियाकार हैं, इसके अलावा संजीव कौशिक साहब हैं, वो भी सियासी तज्जियाकार हैं, शिबली मंजूर साहब हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। आप तमाम मेहमानों का हमारे स्टूडियो में इस्तकबाल है। सवाल यह है कि दिल्ली इंतखाबात में मुद्दा गोली, गाली, बिरयानी और शाहीन बाग है या फिर बिजली, पानी, सड़क और तालीम है। शिवम, देखिए, मुझे लगता है जहां तक विकास की बात है, विकास का तो कोई मुद्दा आम आदमी पार्टी ने शुरुआत की नहीं। हमेशा जरूर कहते रहे कि वो एक चॉकलेट बनाने की कोशिश करते रहे कि हम विकास की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। मुस्लिम तुष्टिकरण की चॉकलेट पर रैपर लगाया जा रहा था विकास का, जो कहीं ना कहीं सामने निकल कर भी आया। आपने देखा किस तरह से अमानतुल्लाह खान की वीडियो सामने आई, पब्लिक डोमेन में आई, किस तरह से और सारी चीजें बाहर निकल कर आई, किस तरह से सपोर्ट और समर्थन की बात करी। और अभी हाल फिलहाल में अगर आज ही की बात करें तो आपने देखा किस तरह से शाहीन बाग पर गोली चलाने वाला व्यक्ति जो है केजरीवाल का कार्यकर्ता निकला। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वो सारे हथकंडे उन्होंने अपनाए हैं इस चुनाव में, इस चुनाव कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए। और विकास की जहां तक बात है, मैं कहता हूं विकास पर भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की से लेकर इस देश के गृह मंत्री तक की भी अगर रैली लेंगे तो हमने पानी से लेकर बिजली तक के हर मुद्दे पर उनके वार किया है। लेकिन जब आप शुरुआत ही करेंगे इस तरह से कि देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई तो आपकी दाढ़ी कटवा देगी, अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई तो आपको बुर्का नहीं पहनने दिया जाएगा। उन्हीं का विधायक खड़े होकर कहता है, उन्हीं का विधायक एक व्यक्ति के साथ स्टेज शेयर करता है, शर्जिल इमाम के साथ, जो इस देश से असम को चिकन नेक को काटने की बात करता है। तो मेरा ख्याल बात बिल्कुल साफ है, विकास के मुद्दे तो नहीं रहे। इस तरह की बयानबाजी शिवम होती है ना, आप मुझे गोली मारो गद्दारों को, मैं वो लफ्ज नहीं बोलूंगा, गोली मारो गद्दारों को, बिल्कुल सही है, आप मत बोलिए, मैं भी वो शब्द नहीं बोलता हूं। लेकिन मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता हूं कि अगर कोई एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर आप लगातार जस्टिफाई करते हैं, बिल्कुल जस्टिफाई नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर कोई इस देश का गद्दार है, अगर कोई इस देश का गद्दार है, आई रिपीट, तो जाहिर है उसको तो मुझे लगता है गोली लगनी चाहिए। ये कैसे तय होगा कि देश का गद्दार कौन है? पुलिस का काम है तय करना, पुलिस का काम है तय करना, पुलिस तय करेंगी, एजेंसियां तय करेंगी। इस देश के गद्दारों को हमेशा से गोली लगाएंगे। होने से पहले आप गोली मार देंगे जी, तय होने से पहले। ये किसने कहा? कहीं नारे में ऐसा है क्या कि आप तय होने से पहले हम गोली मार देंगे, या हम देखते ही गोली मार देंगे, या हम खुद तय करेंगे कि कौन गद्दार है, किसको गोली मारनी चाहिए? वो काम पुलिस का है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई देश का गद्दार है तो उसको बिल्कुल गोली लगनी चाहिए। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे टाइम और समय बता दीजिए, मैं पहुंच जाऊंगा, अगर आप मुझे गोली मारना चाहते हो तो, अरे भाई आप क्या अपने आप को गद्दार समझते हो इस देश का? संजीव कौशिक साहब जी, आज अभी कुछ देर पहले की खबर है जी, कपिल गुर्जर जिसने शाहीन बाग में फायरिंग की थी जी, जो कह रहा था कि यहाँ हिंदू राष्ट्र बनेगा ये जी, उसकी फोटो आम आदमी पार्टी के लीडरान के साथ मंजर आम पर आई है। क्राइम ब्रांच ने उसके मोबाइल को खंगाला, उसके मोबाइल में संजय सिंह के साथ वो खड़ा है, आतिशी जो कि कालका जी से इलेक्शन लड़ रही है और पूर्वी दिल्ली से एमपी का इलेक्शन लड़ी थी, उसके साथ बनाया जा रहा है। उसके फादर की फोटो मनीष सिसोदिया के साथ है। क्या कहेंगे? आप हमें यह बताएं कि कपिल गुर्जर कोई कपिल मिश्रा है कि उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाए और फिर आम आदमी पार्टी से वो भारतीय जनता पार्टी में चला जाए और उसको टिकट देकर लड़ा दिया जाए? सवाल जब आप सीधा करते हैं तो सीधा ही जवाब सुनिए। और आप जो शर्जिल इमाम की बात कर रहे हैं, ये आप भूल गए कि शर्जिल इमाम के फादर ने किस पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा था? आप इसके बारे में भी चर्चा कर लीजिए। जब आप चर्चा करेंगे तो तमाम मुद्दों पे आपको चर्चा करना होगा, आप एक तरफा नहीं। और पिछले 5 सालों में हुआ यही है साहब, हर इलेक्शन में एक नया जिन्न पैदा किया गया है और उस जिन्न के सहारे इलेक्शन को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है। ये कोई नई बात नहीं है। आपने महाराष्ट्र के चुनाव के समय देखा होगा, प्रफुल्ल पटेल का नाम अचानक ईडी ने उछाल दिया। किस मामले में, कहां से उछाल दिया? ऐन वक्त मौके पर सफाई देते रहे तब तक इलेक्शन खत्म।
दिल्ली के इलेक्शन में आप देख लें, लगातार सब कुछ व्यवस्थित। आप जब इतना ही ईमानदार हैं, चुनाव ही लड़ना चाहते हैं, अभी आपने 3 मिनट दिया शिवम त्यागी को बात करने के लिए। अरे साहब बताते आप किस मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहते हैं? विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ता है, ठीक है। और अरविंद केजरीवाल ने गलत झूठी विकास 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 वो चिल्लाता रहा 5 साल तक। आप कैसे विकास करेंगे साहब? इसी तरह से 370 सीए लाकर के 370 के बारे में चर्चा करके आप यूपी से मुख्यमंत्री को बुलाते हैं। बिल्कुल बुलाएंगे, क्यों नहीं बुलाए यूपी से मुख्यमंत्री? एक चीज बताइए, अरविंद केजरीवाल चले गए बंगाल, अरविंद केजरीवाल चले गए राजस्थान, अरविंद केजरीवाल चले गए हरियाणा, अरविंद केजरीवाल चले गए पंजाब, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है। अगर यूपी से मुख्यमंत्री आते हैं तो आपको दर्द है भाई, वो इस देश के मुख्यमंत्री है। आप सुनने की क्षमता नहीं है आप में। अभी आपने देखा होगा दर्शकों ने, यदि आप सुनने की क्षमता रखते हैं तो सुनिए, मैं बोल रहा हूँ। योगी जी क्या भाषण दे रहे थे? क्या परेशानी? योगी जी क्या भाषण दे रहे थे? जाहिर है सांप्रदायिकता वाला भाषण दे रहे हैं। अनिल गर्ग साहब, अगर आप थोड़ा सा जूम इन करें एक बार तो देख लीजिए, फोटो सांप्रदायिकता दिखाता है कि नहीं, किस तरह से हनुमान जी के फोटो को रखकर अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया था। किस तरह से हनुमान जी की तस्वीर, हनुमान जी आपके हैं? बिल्कुल आपत्ति है, इस देश के हैं, सबके हैं, आपके हैं, मेरे हैं, लेकिन आप में तो खून नहीं रहा ना। आप तो नहीं कहेंगे इस बात को, क्योंकि आपको तो आम आदमी पार्टी के गुणगान करने ना। लेकिन अगर इस देश में भगवान के खिलाफ बात करेंगे तो उसको तो क्रिटिसिज्म मिलेगा। एक ऐसा मुख्यमंत्री नहीं, सुनिए एक लाइन में बोलने दीजिए। एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिस मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य और शिक्षा को सीखने और देखने के लिए अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं, और एक ऐसा मुख्यमंत्री दिल्ली में आके भाषण देता है जो एक लाइन कभी विकास के बारे में बात नहीं करता है, वो धार्मिक उन्माद पैदा करके चला जाता है। दुनिया देख रही है और दिल्ली की जनता भी देख रही है। अनिल गर्ग करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। आप खामोश रहिएगा। अनिल गर्ग साहब, हनुमान जी की भक्ति क्या बीजेपी की इजारादारी है? क्या अरविंद केजरीवाल अगर हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो क्या उन्हें ताने देने चाहिए? मुझे आधा मिनट दीजिएगा जी, क्योंकि मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ, मेरी आदत भी नहीं है जी। आपने कहा कि केजरीवाल जी हनुमान जी भक्ति दिखाते हैं, इसमें आपत्ति क्या है? किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सवाल इस बात का है, अगर यही हनुमान जी की फोटो कोई बीजेपी का और आरएस का लीडर दिखाता है तो तुरंत कह देता है ये हिंदू नेता अपने आप को साबित करने पे लगे हुए हैं और ये दिखाने पे लगे हुए हैं कि हम ही हिंदू नेता और हमारी ठेकेदारी है। तो आप वेलकम कीजिए ना, एक अच्छा एक्ट है, आप उसको वेलकम कीजिए। आप उस पर एतराज क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि शाहीन बाग वालों को बिरयानी खिलाने वाले हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं हमें कतई एतराज नहीं है। मैं इसके थोड़ी सी पृष्ठभूमि में आपको जा रहा हूं, आप मुझे थोड़ी सी इजाजत दीजिएगा। मैं मानता हूं मेरे पैनलिस्ट भी मुझे इजाजत देंगे। जब ये इलेक्शन की बात जब शुरू हुई थी तो बीजेपी के नेताओं ने जिस बात पे बहुत ज्यादा शोर मचाते हमने ये कर दिया, बिजली, पानी, स्वास्थ्य है, शिक्षा, इन पर उन्होंने बहुत काम किया। जब उन्होंने पोल खुलनी शुरू हुई कि बिजली में आपने कमर्शियल 3 गुना कर दिए, फिक्स रेजिडेंशियल चार्जेस 3 गुना कर दिए, आपने एक जेब से पैसा निकाल कर दूसरी जेब में डालने की कोशिश की और दिखा रहे हैं कि सारा पैसा आप दे रहे हैं। पानी पे पहली बात तो पानी आता नहीं आता, तो गंदा पानी आता है। बात की जाती है वो कहते हैं जी मोटर चलाओगे पानी के बाद आएगा तो इसलिए गंदा आता है। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पाइप में पानी का टाइम बंद हो गया और मोटर चलाई, उसमें गंदा पानी कैसे आ सकता है अगर सीवर के लाइन से वो जुड़ा ना हो? तो पानी नहीं आएगा ना, गंदा तो नहीं आएगा ना। जब इन बातों पे पोल खुलनी शुरू हुई, शिक्षा पे बात की, हमने 2000 कमरे बनाए, 200 बनाए। जब पता लगा 24 से 28 लाख का एक कमरा बना है जो 3 से 4 लाख का बन जाना चाहिए, तो भ्रष्टाचार की पोल ना खुल जाए। तब इन सब लोगों ने सोचा जब सीए आया तो एक मौका है कि एक मुफ्त वोट हम ले लेते हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि आपने कच्ची कॉलोनियों के नाम पर लॉलीपॉप दिया है। जिस डीडीए को कच्ची कॉलोनी को रेगुलराइज करना था उसकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि इस योजना के तहत ना तो कोई कच्ची कॉलोनी रेगुलर की जाएगी ना कोई मकान रेगुलर किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, कॉलोनियां रेगुलर नहीं हुई है, मैं भी कह रहा हूं ये बात को, लेकिन आप मुझे बताइए रेगुलर करने के लिए बहुत बड़े नॉर्म्स होते हैं जो किसी सूरत में भी पूरे नहीं हो सकते। लेकिन आप मुझे एक बताइए, अगर रेगुलर होने का नॉर्म्स नहीं पूरा हो सकता तो उनकी जो बेसिक चीजें हैं वो भी ना दी जाएं। जिस जमीन के वो खरीद के मालिक बन के बैठे हैं उनको मालिकाना हक ना दिया जाए। अगर डीडीए उसको मालिकाना हक देता तो इनको आपत्ति क्या है? इनको स्वागत करना चाहिए कि कम से कम 10 चीज नहीं दे पा रहे तो 2 चीज तो दे पा रहे हैं। इनको आपत्ति क्यों हो गई? शिबली मंजूर साहब, हमने कहा कि ये रेगुलर नहीं हो रहा है, किसी ने नहीं कहा। मैं भी रेगुलराइजेशन के लिए बड़े बड़े पूरे दिल्ली में पोस्टर्स लगा रखे हैं आपने मोदी जी की तस्वीर के साथ। भाजपा आगे चली गई। मैं ये पूरा मुद्दा कैसे आया? शाहीन बाग के साथ खड़े होने के से पहले जेएनयू और जामिया के साथ खड़े होने की बात क्यों की उन्होंने? उनको लगा कि एक मुस्लिम वोट ले लेंगे। केजरीवाल ने की। केजरीवाल आज तक नहीं गए। केजरीवाल की खामोशी ही तो सवाल पैदा कर रही है। केजरीवाल ने शाहीन बाग प्रोटेस्ट पे कुछ भी नहीं बोला। उनके अहम लीडर ने कहा मैं जेएनयू के साथ खड़ा हूं। जेएनयू में नारे कैसे लगते हैं आपको मालूम है? भारत तेरे टुकड़े होंगे। केजरीवाल आप जो कह रहे हैं तो केजरीवाल तो खामोश इस पूरे मुद्दे पर। देखो मेरी बात सुनो, मनीष सिसोदिया को आप आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि नहीं मानते क्या? अब मैं तो मानता हूं, अगर आप नहीं मानते तो फिर मैं कहता हूं कि आप ठीक कह रहे हैं। मेरे हिसाब से मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी का एक बड़ा लीडर है।
अगर आपको तो फिर लगता आप है लोग कि एनआरसी पर फिर तो बच के निकलते हैं कि वजीर आजम ने कहा ही नहीं कि एनआरसी पर चर्चा हुई है, वो तो वजीर दाखिला होम मिनिस्टर साहब कहते हैं। मैं दूसरी बात कह रहा हूं जी, वजीर दाखिला ने यह बोला है कि एनआरसी इसके बाद आना चाहिए, आएगा, लेकिन अभी आया तो नहीं है। आएगा तब उसको नॉर्म्स भी तय होंगे, क्या नॉर्म्स होंगे, उसमें बहस होगी, कैबिनेट पास करेगी, संसद बैठेगी, संसद पास करेगी, ये सारी प्रक्रिया होंगी ना। जो प्रक्रिया हुई ही नहीं उस पे आप लड़ना शुरू हो जाएंगे कि भैंस यहां बंधेगी। बोले भैंस कहां है? बोला वो तो खरीदी नहीं है, लेकिन हम इस बात को लठ बजा रहे हैं कि यहां बंधेगी। शिबली मंजूर साहब कांग्रेस लीडर हैं, आपसे सवाल है, जो आपके मुखालफीन हैं, विरोधी हैं, जो वो इल्जाम लगा रहे हैं कि कांग्रेस की जमीन को आम आदमी पार्टी ने झटक लिया है और अब कांग्रेस दिल्ली में अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही। देखिए, आरोपों का क्या है, जिसके मन में जो आए बोलते रहते हैं लोग। जमीन जहां तक खोने की बात कर रहे हैं, उठा के आप 15 साल का हमारा शासन देख लीजिए, 98 से 2013 का सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, परसेंटेज देख लीजिए, अपनी बात कंप्लीट कर दूंगा, बात सुन लीजिए। 2013 तक का जो हमारा शासन था, जो कांग्रेस ने किया था, उस दौरान दिल्ली कहां थी और कहां पहुंची है वो आप देख लीजिए। यहां बैठे लोग भी जो 98 से पहले दिल्ली में थे, उन्हें मालूम था घर से निकलना कितना मुश्किल था, इतना प्रदूषण, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत खराब, चलना दूभर था रोड के ऊपर। सब करके, सब संवार के, पूरी दिल्ली को सजा करके कांग्रेस ने दिया था। पिछले 6 साल में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का कचूमर निकाल दिया, बसेस बंद कर दी, पॉल्यूशन इंतहा अभी हो गई है, दुनिया में सबसे पॉल्यूटेड सिटी का दर्जा दिया जा रहा है दिल्ली को। बड़े बड़े दावे इन्होंने ठोक दिए, शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, बजट तक पूरा खर्चा किया नहीं। लेकिन जो एक्सेप्टेंस मिला था आम आदमी पार्टी को अन्ना आंदोलन के बाद, मेरी बात सुन लीजिए, अन्ना आंदोलन के बाद, जी, अन्ना आंदोलन के बाद इन्होंने इंतखाबी मंशूर है, जो मैनिफेस्टो है, उसमें तो आपने इन सब मुद्दों के अलावा आपने बढ़ा चढ़ाकर बताया कि हम एनआरसी और सीए के एनआरसी और एनपीआर दिल्ली में नाफिज नहीं होने देंगे और सीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो इससे ज्यादा अहम एनआरसी और एनपीआर था या जो मसाइल आप गिना रहे हैं, बुनियादी मसाइल, वो थे? ये मेरे पास घोषणा पत्र है, इसमें आप देख लीजिए कितने मुद्दे विकास के हैं, कितने रोजगार के मुद्दे हैं, कितने अस्पताल के मुद्दे हैं और कितने जन कल्याणकारी योजनाओं के मुद्दे हैं। सीए, एनआरसी और एनपीआर के जो दुष्परिणाम है, जिसके चपेट में पिछड़ा वर्ग, गरीब वर्ग और अकलियती आने वाले हैं, कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। आप बोलने दीजिए, जब आप बोलते तो बीच में नहीं बोलते, आपको बोला थे आप, लेकिन बात कंप्लीट करने दीजिए। कांग्रेस उसके मुखालफत में खड़ी है, कांग्रेस उसके मुखालफत में खड़ी होकर के बात कर रही है कि हम सीए, एनआरसी, एनपीआर का विरोध करते हैं और अगर हम सरकार में आए तो दिल्ली में इसको लागू नहीं होने देंगे। उसमें बुराई क्या है? अगर कांग्रेस गरीबों के साथ, पिछड़ों के साथ खड़ी है, दलितों के साथ, तो उसमें बुरा लगता है आपको? एनआरसी और एनपीआर को इंट्रोड्यूस किसने किया? मेरी बात सुनिए, जो सीए में जो अभी बदलाव हुआ है, ये कांग्रेस की मांग थी, एक बात। और जो एनपीआर है, मैं शिबली साहब को याद दिलाना चाहता हूं, हर 10 साल बंद होता है। 2011 में भी हुआ था, 2001 में भी हुआ, अब 2021 में भी होगा। ये कोई बीजेपी कर रही है या कांग्रेस कर रही है, ऐसा नहीं है। हर 10 साल बाद आपका जनगणना होती है और इस बार भी 2021 में होने वाली है। इसमें नया क्या है? इसमें आप अब विरोध करने पर कैसे आ गए? सीए में जिस बात को अभी अमेंडमेंट किया गया, वो तो आपकी खुद की मांग थी। किसने कह दिया हमारी मांग? आप मनमोहन सिंह जी का सुन लीजिए, क्या बताइए, उन्होंने क्या बयान दिया था? पाकिस्तान से जो उन्होंने क्या बयान दिया था, बताइए। उनको नागरिकता क्यों नहीं दी जा रही? तो क्यों नहीं दी गई? नागरिकता कानून है देने के लिए कि नहीं है? दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? उसी के तहत दे रहे लोगों को नहीं दे रहे नागरिकता, उसी कानून के। और मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था, बताइए? जो आप लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं पूरे भारत में, उन्होंने कहा था, क्या कहा था? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, अगर मनमोहन सिंह जी ने यह कहा था कि रिलीजियस परसिक्यूटेड जो माइनॉरिटी है, तो सीए में कहां लिखा हुआ? बिल उठा के देखिए, आप एक्ट जो निकाल के देखिए, उसमें कहां लिखा हुआ रिलीजियस परसिक्यूशन? क्या कहां लिखा हुआ है सीए में? प्रोसिक्यूटेड लोग ही तो आए हैं वहां पे। सीए में कहां लिखा हुआ है? ये कहां लिखा हुआ है? ये आप भी जान रहे हैं कितनी बड़ी ये साजिश है, कितनी बड़ी साजिश है, जिसकी चपेट में पिछड़ा आपकी बड़ी जोरदार मांग थी। ये बात जरूर है कि आप करें तो अच्छा, एनपीआर भी अच्छा है, सीए भी अच्छा है, और दूसरा कोई करे तो खराब है। उसी रूप में कीजिए ना जिस रूप में किया गया था। आपने उसको तोड़ मरोड़ के एनपीआर आपने ठीक कहा, मानता हूं बात, एनपीआर हर 10 साल में होता है, लेकिन क्या ऐसी क्लॉजेस के साथ होता है जो अभी किया गया है? आप क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं, आप कहिए कि एनपीआर में अगर कोई बड़ा मंत्री जी जो क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं 9 बार, क्या उससे इनकार है आपको? क्या उससे इनकार है आपको? आप बताइए, अमित शाह जी की बात मानूं? शिबली साहब, एनआरसी और एनपीआर आप ही लेकर आए, आप इसके खिलाफ ना खड़े होकर इसमें हुए बदलाव के खिलाफ आप खड़े होते, लेकिन आप तो इसके खिलाफ, आप तो कह रहे हैं कि हम दिल्ली में इसको लागू ही नहीं होने देंगे। अरे बस हम लेके आए दिल्ली में, अब बस में कोई कुचल के मर गया तो उसके जिम्मेदार हम थोड़ी होंगे? आप पूरी तरह से तुलना कर रहे हैं।
एनआरसी एनपीआर कैसी तरह से इंप्लीमेंट हुआ था? एनआरसी एनपीआर कैसी तरह से इंप्लीमेंट हुआ था कि प्रारूप दिया था कांग्रेस ने, जिस तरह से अभी किया जा रहा है? अरविंद केजरीवाल ने आज कहा है कि बीजेपी के पास ना तो चेहरा है ना कोई मुद्दा है। अगर उनके पास मुद्दा है तो वो चेहरे का ऐलान करें, सीएम कैंडिडेट का ऐलान करें, मैं उससे बहस को तैयार हूं। देखिए, मैं सबसे पहले तो 10 सेकंड कांग्रेस के लिए चाहूंगा। कांग्रेस की वो हालत हो गई है कि पड़ोसी का जो बच्चा है आम के पेड़ पर चढ़ रहा है, अगर आम तोड़ के ले आया तो भी खाने को मिलेंगे और अगर गिर के मर गया तो लड्डू खाने के मिलेंगे। वो दोनों ही केसेस में पीछे बैठना है। कुछ भी अगर आम आदमी पार्टी के साथ 2-4 सीटें इनकी आ गई तो मिलजुल कर उनको समर्थन देकर सरकार बना लेंगे बैकडोर से, जैसा करते हैं। अगर नहीं आए तो ठीक है, चलो फिर भी कोई दिक्कत नहीं। आप अपने बारे में बताइए, आपके क्या चुनावी मुद्दे हैं, बताइए। प्रॉब्लम क्या है बनाइए, आप देखें कि प्रॉब्लम यही प्रॉब्लम है, इंटॉलरेंट मत बताइए। इंटॉलरेंस की तो प्रकाष्ठा आप लोग हैं, इस तरह से बहस नहीं हो पाएगी। इंटॉलरेंस की प्रकाष्ठा आप हैं, भाजपा है, आप इंटॉलरेंट मुझे बोल रहे हैं। बताइए शिबली साहब को कोई लाभ नहीं होने वाला इससे। दूसरा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जहां तक बात सीएम फेस की है, हरियाणा में केजरीवाल लड़े, कहीं सीएम फेस था क्या? पंजाब में केजरीवाल लड़े, कहीं सीएम फेस था क्या? झारखंड में केजरीवाल लड़े, कहीं सीएम फेस था क्या? लेकिन वहां पर सीएम फेस नहीं था तो कोई बड़ी बात नहीं है। दिल्ली में इनको सीएम फेस चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास 17 करोड़ कार्यकर्ता है। हर एक कार्यकर्ता कहीं ना कहीं कॉम्पिटेंस में केजरीवाल से बहुत बेहतर है। और जहां तक बात है चुनाव लड़ने की, अरे भाई, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर तो हिंदुस्तान छोड़िए, अमेरिका में ट्रंप चुनाव लड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? और जहां तक बहस करने की बात है, जहां तक बहस बोलते हैं आत्मविश्वास, ऑफ कोर्स आत्मविश्वास है। देखा नहीं क्या? अरे देखा नहीं क्या? देखा नहीं अपने हावड़ी मोदी? अरे उस दिन बैठ के कितना छाती पीट रहे थे आप ही न्यूज चैनल पर, भूल गए मुझे लग रहा है। कोई बात नहीं, दूसरा हावड़ी मोदी जल्दी होगा तब भी आपको जवाब मिलेगा। अब आ जाते हैं एनआरसी और एनपीआर। ये जो बार बार मेरे बराबर में मित्र कह रहे हैं क्लॉजेस चेंज कर दिए, क्लॉजेस चेंज कर दिए, रिपोर्ट आई है, समझ लीजिए क्लॉजेस क्या चेंज देश के जवानों के एनपीआर कहता है आपने जो गुल खाया है ना, सुन लीजिए, एक-एक करके निकलेंगे। मैं सोच रहा था कि आज शांति से बात कर ले, लेकिन वो होने नहीं देंगे। जो रिपोर्ट आई है एनपीआर में क्या है? सरकार कहती है साहब एक काम करिए, आधार कार्ड दे दीजिए, नहीं है मेरे पास, ठीक है एक काम करिए वोटर आईडी कार्ड दे दीजिए, नहीं है मेरे पास, चलो ठीक है एक काम करिए ड्राइविंग लाइसेंस दे दीजिए, नहीं है मेरे पास, चलो मूल निवास दे दीजिए, नहीं है मेरे पास, चलो बर्थ सर्टिफिकेट दे दीजिए, नहीं है मेरे पास, चलो कुछ नहीं है आपके पास। एक काम करिए, जहां भी आप रहते हैं कम से कम वहां 3 एक ऐसे आदमी ला दीजिए जो गवाही दे दे कि आप यहां रहते हो। वो भी नहीं है साहब मेरे पास। तो फिर मैं एक काम, सरकार को मुझे लगता है एक सवाल और पूछ लेना चाहिए उनसे कि भैया एक बात बताओ, देश में बम फोड़ने के लिए बम भी हम ही दे या वो लाए हो पाकिस्तान से? अरे बम बातें कर रहे हो, बताइए भाई देश में कहीं पर भी जाओगे ना, सिर्फ 1.5 मिनट इलेक्शन के लिए पाकिस्तान को ये ले आए, यही प्रारूप है जो आप बात कर रहे हैं। शिवली साहब, शिवम साहब, वक्त हो गया एक ब्रेक का। कौशिक साहब, वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे, आज का मुद्दा जारी रहेगा। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। हम बात कर रहे हैं मसाइल बनाम मजहबी कार्ड। अनिल गर्ग साहब से सवाल लेना चाहूंगा मैं कि ये बताइए कि शाहीन बाग मुद्दा है, जाफराबाद मुद्दा है, सीलमपुर मुद्दा है या फिर तरक्की और विकास मुद्दा है दिल्ली इंतखाबात में? देखिए, मुद्दे जो इस चुनाव में चल रहे हैं, होना तो यही चाहिए कि इस दिल्ली में देश का क्या अगले रोड मैप होगा दिल्ली का, उस पर बात करें। लेकिन मैं आपको जो शुरू में ही बता रहा था, जब केजरीवाल ने यह पूरा ढिंढोरा पीटा कि मैंने दिल्ली को बहुत बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा दिया है, अभी शिवली जी बता रहे थे कि बढ़ाने की वजह घटा दिया है, ये एक अलग बात है कि वो बढ़ाने की वजह घटे हैं। लेकिन अलग अलग मुद्दों पर जब बीजेपी के नेताओं ने, कांग्रेस तो उस समय शायद पिक्चर में थी नहीं, वो शायद लेट में आना चाहती थी, तो जब जवाब देना शुरू किया तो उसको लगा कि अब मैं क्या करूं। मैं एक एक मुद्दा आपको गिना रहा था कि बिजली में उसने किस तरह से धोखा दिया, पानी के नाम पे, फ्री के नाम पे उसने कहा कि जो मीटर चलेगा उसको हम 20 लीटर फ्री देंगे। दिल्ली के अधिकतर मीटर बंद थे और जो मीटर दोबारा बदल के लगाए गए वो बिना पानी के भी इतनी तेजी से चलते थे कि 20 लीटर आराम से पार हो जाता था, 20 किलोलीटर जिसकी वो फ्री देने की बात कर रहे हैं। तीसरी फिर पानी आया तो गंदा पानी, इतना गंदा पानी इसको ले नहीं सकते। अभी आप स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। मोहल्ला क्लिनिक में अगर आप अभी अपना सर्वे करा लीजिए, वहाँ ना डॉक्टर जाता है ना नर्स जाती है। जब डॉक्टर नर्स नहीं जाते तो पेशेंट का सवाल ही नहीं, वहाँ पे आवारा कुत्ते या गधे घूम रहे होते हैं। लेकिन उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर किराए पे, एक मोटा किराए पे, अपने ही जानने वालों की जगह किराए पे ले ली।
आप मुझे बताइए, आयुष्मान योजना केंद्र की योजना है, 5 लाख रुपए तक आपको वो गारंटी देती है इलाज की, क्यों नहीं लागू की? वो कहता जी मैंने मोहल्ला क्लिनिक लागू कर दी इसलिए नहीं। मोहल्ला क्लिनिक लागू करने में आप मुझे बताइए कहाँ रुकावट थी कि आयुष्मान योजना नहीं लागू कर सकते? आप मोहल्ला क्लिनिक भी लार से लाइए, लेकिन आयुष्मान योजना भी लागू कर दीजिए। क्यों आपने दिल्ली के निवासियों को इससे वंचित रखा? क्यों? जैसे अभी शुरू में बात हुई, बीजेपी कुछ भी करे उसको हाथ से भी नहीं छूना, क्योंकि फिर तो बीजेपी का श्रेय मिल जाएगा। इस तरह से थोड़ी देश की सरकार चलती है। अगर काम कोई भी अच्छा करे, अच्छे काम की सराहना कीजिए, गलत काम का विरोध करिए। ऐसे सुरक्षा की बात चल रही थी, 15 लाख कैमरे लगा देंगे, वो पिछले 2 महीने से ही कैमरे लगाना शुरू हुआ है। आप मुझे बताइए, सुरक्षा की जरूरत सिर्फ 2 महीने पहले ही जरूरत पड़ी। महिला मार्शल्स की बात करी थी, 3 महीने पहले फ्री कर दी बसें, महिला मार्शल लगा दिया। मार्शल भी कौन लगाए? अपने कार्यकर्ता। यानी हर जगह करप्शन। और जब निपा चर्चा होने लगी तो उसको लगा मेरा वोट बैंक तो खिसक जाएगा, जो मैंने दिल्ली में एक भ्रम जाल फैलाया था वो टूट जाएगा। तो ऐसा करते हैं हम जेएनयू के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, ऐसा करते हैं संजीव कौशिक साहब जी, अनिल गर्ग साहब जो इल्जामात लगा रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक, सीसीटीवी, बस फ्री बस में सफर, सस्ती बिजली, इन सब में बड़ा करप्शन है, वो जिस तरह से इल्जाम लगा रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी जो सस्ती नीति लेके आई है उसमें करप्शन, वो करप्शन मुक्त होगा? 100%। क्यों नहीं? वही मैं कह रहा हूँ कि आप विश्वास देख लीजिए, केंद्र सरकार चल रही है, आप करप्शन 5 सालों तक, क्या के साथ शुरू अरे सुनिए तो सही, खत्म करेंगे 5 सालों तक जो भारतीय जनता पार्टी फ्री की नीति पे लगातार कुठाराघात करती रही, इलेक्शन में वो फ्री पे खुद उतर गई। पहली बात। दूसरी बात सुनिए तो सही, आपने पानी के बारे में बोला, दिल्ली के जनता के इतिहास के बारे में बता दीजिए कि पानी पीने के बाद कोई बीमार हुआ हो। आपने कहीं अखबारों में पढ़ा हो, टीवी में देखा हो, कहीं पानी पीने के बाद बीमार पड़ा हो? कहीं नहीं। अरे कमाल की बात कर रहे हैं साहब, रामविलास पासवान के उस जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, वो मैच ही नहीं किया। आप मुझे बताइए, आप इससे इनकार कर रहे हैं गंदा पानी? सारे बातों पे आ रहा हूँ ना, आपने कई, आप बताइए आपका इनकार है क्या? आरोप आपने लगाया, आप मुझे बताइए आपका इनकार है के बारे में आरोप लगाया। आप ही कह रहे हैं साफ जल आता है, आप मानते हैं क्या? मैं कह रहा हूँ गंदा पानी आता है। अरे साहब आप बताइए, आप मानते हैं? बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, देखिए मैं कोई आम आदमी का प्रवक्ता नहीं हूँ या उसके पक्ष में, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मैं खुली आंख से बात कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं। मैं सबूत भी दे देता हूँ संजीव कौशिक जी, अभी 3 दिन पहले नहाकर घर से सुबह आए थे एक डिबेट में, तो पीछे यहाँ पर कीचड़ लगा हुआ था, खुद बताया इन्होंने कि पानी बहुत गंदा आता है। आप लोग यही चाह रहे हैं? अरे भाई आपने देखा नहीं था क्या कहा था कि फिजिक्स में का मुद्दा है क्या कहा था? डाइवर्ट हो जाए। मनीष सिसोदिया ने कहा था कि बेसिक फिजिक्स है कि अगर 8 बजे पानी चलाओगे तो पानी साफ आएगा, 11 बजे चलाओगे तो कीचड़ आएगा। जरा कौशिक जी की भी सुन ले क्या कह रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक के बारे में आप बात कर रहे हैं, आप किसी मोहल्ला क्लिनिक में वाकई जाए। मैं बार बार कह रहा हूं कि टोटली जो आप पूरा फिगर देख रहे हैं, संभव है कि कोई सुदूरवर्ती इलाका हो जहां आनंद फानंद में पानी पहुंचाने की कोशिश करी गई हो, पानी गंदा पहुंच रहा हो, लेकिन ओवरऑल यदि आप देखते हैं तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि सारे जगहों पर पानी गंदा आ रहा है। सारे मोहल्ला क्लिनिक में मनीष सिसोदिया का एक बयान याद दिला रहा हूं, इलाज करा रहे हैं लोग साहब। कौशिक साहब, मैं जहां रहता हूं, कौशिक साहब, मनीष सिसोदिया का बयान याद दिला रहा हूं आपको। उन्होंने कहा था कि जब पानी आने का टाइम बंद हो जाता है उसके बाद लोग मोटर चलाते हैं तो पानी गंदा आता है, क्योंकि वो पानी नीचे। आप मुझे बताइए, क्या ये संभव है अगर पाइपलाइन में पानी नहीं आ रहा तो और मोटर चलाएं तो गंदा पानी आ जाएगा? वो क्यों आता है मैं बताता हूं आपको। जितने पीने की पानी है और जो सीवर लाइन है आपस में इतनी पंचर हो गई है, सारी आपस में मिक्स हो गई है। बताइए और पिछले 6 साल से मैं आपको जवाब दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं ना, आपके घर के नीचे टंकी बना है सर? मेरे घर नीचे टंकी बना है, मेरे घर के टंकी बना हुआ है। तो कभी देखेंगे कि जब ऊपर का पानी खत्म हो जाता है तो लास्ट टाइम में किस टाइप का पानी आता है? बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल साफ पानी रहता है, बिल्कुल साफ पानी। अगर बुनियादी मसाइल नहीं हल हो रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं बुनियादी मसाइल हो गए आपके सरकार में नहीं हल हो पाए, फिर भी खुद मानते हैं गंदा पानी आ रहा है, आप कह रहे हैं पानी नहीं आ रहा। संजीव साहब, अनिल साहब, अगर बुनियादी मसाइल हल नहीं हो पाए हैं, संजीव साहब, अगर बुनियादी मसाइल केजरीवाल सरकार में दिल्ली में हल नहीं हो पाए हैं तो बीजेपी के लीडरान, चाहे वो वजीर आजम हो, चाहे वो वजीर दाखिला हो, चाहे वो यूपी के वजीर आला हो या फिर दिल्ली के बीजेपी लीडरान हो, वो फिर शाहीन बाग पर क्यों मंडरा रहे हैं? शिवम, अच्छा एक सवाल, प्रोटेस्ट पर क्यों मंडरा रहे हैं? 20 सेकंड इसका जवाब। 20 सेकंड दिल्ली की जनता को पूरे इत्मीनान से सुन रही होगी और देख भी रही होगी। आप हमें ये बताएं कि शाहीन बाग में यदि धार्मिक ध्रुवीकरण हो तो धर्म के आधार पर किस पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है? आप यहाँ तय उसके बाद में आपको सारी बातों का जवाब मिल जाएगा। देखिए बात बिल्कुल साफ है, शाहीन बाग
दिल्ली का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। शाहीन बाग का नैरेटिव अगर किसी ने बिल्ड किया है तो वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर किया है। कमाल की बात करते हैं आप। सुन लीजिए, मैं जवाब बोले, मैंने आपको आतंकवादी बैठे हैं, आप बोलने नहीं देंगे। वहां के महिलाओं के बारे में बोलते हैं। उसके बाद आप मुझे सिर्फ एक चीज बताइए, आपने रामलीला मैदान में खड़े होकर प्रियंका गांधी ने कहा कि आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको अपने हितों की रक्षा करनी पड़ेगी। जनता सड़कों पर आ गई। केजरीवाल के विधायक ने आकर कहा कि आपको अपने हकों पे लड़ना पड़ेगा। अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ गई तो आपकी दाढ़ी काट दी जाएगी। उसके बाद इस पूरे देश में और दिल्ली में दंगे भड़के और शाहीन बाग में आकर हालात पर लोग आकर बाहर बैठे। अब एक चीज बताइए, जब लोग सारे आकर बाहर बैठे, आपको सब चीजें बेहतर लगती रही, आप वहां पर बिरयानी एक्सपोर्ट करते रहे, उसके बाद की बात करेंगे, कि नारे लगवाएंगे, आप वहां पर लोगों से कहेंगे कि चिकन ने काट देना चाहिए आसाम से, आप वहां पर देश विरोधी नारे लगवाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेता बात भी ना करें। और जहां तक बात फायदे नुकसान की है, हमने शुरू नहीं किया, हमारे नेता वहां पर नहीं जाते। मणिशंकर अय्यर जो है सीधा पाकिस्तान के इमरान खान का खत लेकर आते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं शाहीन बाग। एक चीज बताइए, भारतीय जनता पार्टी, पहली चीज जब कोर्ट ने कहा कि पुलिस से कि किसी भी तरह से इसको खत्म कराया जाए, पुलिस 3 बार इनके धरने पर गई, वहां पर लोगों से रिक्वेस्ट किया कि कृपया करके आप इस धरने को खत्म कर दीजिए, लोग नहीं माने। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात करने के लिए कहा गया। 4.5 घंटे मीटिंग चली, लेकिन ये लोग वहां से बाहर निकले। बाहर आकर इन्होंने ये कहा भी कि हम इसको खत्म कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बना रहे हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस तक बात आते आते फिर से हट गए। जब आपको खत्म करना तो साहब गोली चलवा देंगे, बात करेंगे या गोली तो चलवा रहे हैं। आहिस्ता बात करिए, आहिस्ता बात करिए संजीव साहब, आहिस्ता बात करिए। उनको चाहिए और दूसरे को बोलने नहीं देंगे। शिबली मंजूर साहब, कांग्रेस का मौकफ रखने के लिए आप यहां पर आए हैं। शिवम साहब इल्जाम लगा रहे हैं कि प्रियंका गांधी ने रामलीला के मैदान से स्पीच दी कि अपना हक लेने के लिए सड़कों पर निकलो, आवाम निकल आई। तो क्या ये जो पूरा प्रोटेस्ट, चाहे वो दिल्ली में और दिल्ली के अलावा जो और जितने बाग आबाद हुए हैं, बने हैं, क्या इसके पीछे कांग्रेस है? मैं स्पष्ट तौर से पहले भी कहता आ रहा हूं, फिर कह रहा हूं, अगर किसी से उनके हक की आवाज बुलंद करने के लिए कहा जाए तो क्या वह गलत है? लेकिन एंटी नेशनल स्टेटमेंट देना, गोली नेशनल स्लोगन देना, मेरी बात सुनिए एक मिनट, बार बार आप ये हक नहीं है। बार बार ये कोशिश कर रहे हैं, बार बार भाजपा वाले कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे आंदोलन के पीछे कांग्रेस कहां था ऐसा दर्शाने की। मैं बार बार कह रहा हूं कि आइडियोलॉजिकल तौर पर कांग्रेस एंटी सीएए मूवमेंट को सपोर्ट करती है और स्टैंड भी लिया है। इसकी जो सियासी लड़ाई है, जो पॉलिटिकल लड़ाई है, वो कांग्रेस लड़ेगी, लेकिन ये स्पॉन्टेनियस आंदोलन है, ये जनता का आंदोलन है, इसमें हर तरह के लोग आ रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आ रहे हैं इसमें। लेकिन इसको भाजपा पूरी तरह से धार्मिक रंग देने की पूरी कोशिश कर रही है पिछले 50-60 दिनों से। और आज जब दिल्ली का चुनाव आया है, 4-5 दिन के बाद वोटिंग होनी है, तो उसी शाहीन बाग के इर्द गिर्द पूरे भाजपा का चुनाव का जो कैंपेन है वो घूम रहा है। ये विकास के ऊपर बात नहीं होने देना चाहते, ये मुद्दों के ऊपर बात नहीं होने देना चाहते। इनके बड़े बड़े नेता आते हैं दिल्ली में प्रचार करने के लिए और बार बार शाहीन बाग, शाहीन बाग, शाहीन बाग की बात करते हैं। क्या शाहीन बाग दिल्ली के स्टेट का कोई लोकल मुद्दा है? ये लोकल मुद्दा नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखे गए अपने सवालों का मुद्दा है, उसका धरना है। लेकिन हर बार इसको सांप्रदायिक रंग दे करके, हर बार इसकी उन जुड़ी हुई चीजों को जो गलत है, जो सही नहीं है, उसका चित्रण करते हैं। वहां पे इतना बड़ा तिरंगा फहराया गया, उसके बारे में कोई बात नहीं करते। वहां पर लोग संविधान लेकर के दिन रात बैठे हुए हैं, उसकी बात नहीं करते। ये बात किसी करते हैं शर्जील इमाम की, भगा दिया गया, इसकी भी बात चर्चा कर लो। उसको भगा दिया गया वहां से शर्जील इमाम को, उसके ऊपर बात नहीं करते। नहीं, देश के 2 बड़े पत्रकार गए, सुधर चौधरी और दीपक चौरसिया, क्योंकि वो पत्रकार अपने गिरेबान में झांक के देखे, उनका वहां पे उनके साथ क्या हुआ बताइए, क्या रिपोर्टिंग की उन्होंने? हाँ, तो जो आपके फेवर की रिपोर्टिंग करेगा उसको आप घुसने देंगे, जो आपके फेवर की रिपोर्टिंग नहीं करेगा बताइए ना जरा। अगर जो आपके हक की बात करेगा वो ठीक है, आप जो आपके बारे में आपके फेवर में बात करेगा, मैं यहाँ साफ कर देना चाहता हूँ, मैं यहाँ साफ कर देना चाहता हूँ कि किसी भी सहाफी का नाम या किसी भी सहाफी पर जाती तौर पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहां पर यह मैं साफ कर देना चाहता हूं। ये शाहीन बाग की एक दिक्कत है कि वो संवाद नहीं कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। एक फिक्र के लोग जाते हैं तो उसके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है, दूसरे फिक्र के लोगों के खिलाफ गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। अब जो शिबली साहब ने बात नहीं हो रही, नहीं इसलिए नहीं हो रही। अनिल साहब मेरा सवाल ले लीजिए।
अब जो शिबली साहब ने एक जो बात उठाई कि शाहीन बाग में लोग संविधान के बचाने के लिए निकले हुए, संविधान लेके बैठे हुए हैं, उनके हाथों में तिरंगा है, बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लगी हुई है, महात्मा गांधी की तस्वीर लगी हुई है, शहीद भगत सिंह की तस्वीर लगी हुई है, ऐसे प्रोटेस्ट को आप लोग एंटी नेशनल कैसे कह सकते हैं? मैं दो बातें कहूंगा, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। एक बात आपने कही है कि वो बाबा साहब, महात्मा गांधी, संविधान सबकी तस्वीर लेके बैठे हुए हैं। इनमें से किसने सिखाया था कि देश का मुख्य रास्ता को आपको 2 महीने के लिए बंद रखिए? इनमें से किसने सिखाया था? मुझे किसी एक शख्स का नाम बताइए। इनमें से किसने बताया था कि आपके ही पक्ष में कोई बात करेगा तो ही उसको आप मंच दीजिए, और कोई आपसे इत्तेफाक नहीं रखता उसको आप वहां से धक्के मार के भगा दीजिए? इनमें से किसी ने नहीं सिखाया। ये उनका भी अपमान कर रहे हैं। और मैं कांग्रेस वाले और आम आदमी पार्टी वालों की मुसीबत समझता हूं। वो शाहीन बाग के साथ खड़ा होना चाहते हैं कि उनको लगता है एक बड़ा मत उनको मिल जाएगा, लेकिन अब उनको डर सताने लगा है। कितना बड़ा मत मिल जाएगा संजय भाई, सुनिए संजय भाई, कितना बड़ा मत मिल जाएगा? गुमराह क्यों कर रहे हैं? बता रहा हूँ, हकीकत ही बता रहा हूँ, हकीकत ही बता रहा हूँ। जब उनको मुद्दों से हटके उनको लगा कि शाहीन बाग की वजह से उनको एक बड़ा मत मिल जाएगा, एक बड़ी मेजोरिटी मिल जाएगी, कितनी बड़ी मेजोरिटी? लेकिन बाद में उनको महसूस हुआ कि जितना उनको फायदा हो रहा है उससे ज्यादा उनको नुकसान हो रहा है। तब उन्होंने अब कहना शुरू किया, क्यों नहीं आप हटा रहे? कल्पना से एक बात रख रहे हैं, गुमराह नहीं कर रहे। केजरीवाल ने ओपनली कहा था कि 13% वोट मुसलमानों का बचना नहीं चाहिए। उसने ओपनली कहा है, स्टेटमेंट से गूगल कर लीजिए, कर लीजिए। और मुझे एक चीज बताइए, एक चीज मुझे बताइए, बड़ा लोग वहां पर बचाने बैठे हैं, एक-एक करके बोलने दीजिए। चौधरी जी गए थे, यही तरीका है, संविधान तोड़ने गए थे क्या? अरे नाम बात करने गए, आपको क्या दिक्कत है? होने देती बात, जो लोग होने देते ना बैठे हुए उनकी बात नहीं सुन रहे। आपकी बात नहीं, संविधान सिर्फ आप नहीं बचा सकते। संविधान में अधिकार सबको बराबर है, पत्रकार को भी बराबर है, धरना करने वाले को भी बराबर है। गए तो ना पत्रकार, अरे पत्रकारों को तो पीट रहे हो, मॉब लिंचिंग कर रहे हो भाई, मॉब लिंचिंग कर रहे हो। वक्त हो गया एक और मुख्तसर से वक्फे का। एक वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ये बहस जारी रहेगी, जल्द हाजिर होते हैं। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्बास मेहदी और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। बहस जारी है। संजीव कौशिक साहब के पास आएंगे। अनिल गर्ग साहब का सवाल था कि आप अंबेडकरवादी हैं, आप गांधीवादी हैं, आप सत्याग्रह के तर्ज पर आप वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक तहरीक चला रहे हैं, तो फिर क्या इन चाहे वो गांधी जी हों, अंबेडकर हों, किसी की भी तहरीक ऐसी थी कि 2 महीने से किसी भी एक बड़े रास्ते को ब्लॉक करके रख दीजिए जिससे 10 लाख 20 लाख लोग जिससे मुतासिर हो? अब्बास भाई जी, 2 महीने से रास्ता ब्लॉक है, 10 लाख से ज्यादा लोग आने जाने वाले परेशान हैं जी। जो सफर 10 मिनट में तय करनी चाहिए वो 2 घंटे में तय कर रहे हैं। सरकार जब इतने, यहाँ की जनता जब इतनी परेशानी में है और सरकार जब इस पे भी नहीं सुन रही है, तो आपको लगता है कि हाथों पे काला बिल्ला लगा लेने से सरकार के कानों में, बहरी सरकार के कानों में ये आवाज़ जाएगी? नहीं जाएगी। जब सरकार ये सब कुछ देखते हुए बिल्कुल गूंगी और बहरी बनी हुई है, तो आप इसके अंदेशा को भांपिए कि वो चाहती क्या है। सरकार जानबूझ के चाहती है, सरकार चाहेगी 2 दिन, मैं बार बार कहता हूँ 2 दिन की बात छोड़ दीजिए, 2 घंटे में सरकार वहां रास्ता खाली करा सकती है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। आप तो परवरिश वर्मा वाली जबान बोल रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं ऐसा क्यों? सिर्फ इसलिए कि दिल्ली में जो चुनाव का वक्त है उससे राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करी जा रही है। मैं कह रहा हूं कि आप लगातार, आपके इस मंच से कई बार सवाल किए गए कि वहां कौन है जिससे बात करी जाए। सरकार ने कभी पूछा कि वहां कौन है जिससे बातचीत करी जाए? सरकार ने किसी अपने नुमाइंदे को भेजा? आप कहते हैं एलजी साहब को, अरे एलजी साहब को भेज दिया, एलजी साहब को आपने राजनीतिक आदमी बना दिया। राजनीति नहीं भाई, किसी स्टेट में एग्जीक्यूटिव बॉडी का हिस्सा होते हैं, उन्होंने उनको भरोसा दिलाया, मीटिंग 4.5 घंटे चली, और अगर आपको उनको पार्टी का तमगा लगा के लोगों लगा के बैठा ना मौका आपको भाई। बैठे हुए आदमी को आपने राजनीतिक पार्टी बना दिया है। जी हाँ, अनिल गर्ग साहब आप पे आएंगे। संजीव कौशिक साहब ने सवाल उठाया है कि इस प्रोटेस्ट के पीछे कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है। सरकार अगर चाहेगी तो रास्ता खुल जाएगा, प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, मसला हल हो सकता है। 2 दिन पहले जिस लड़के ने गोली चलाया कपिल गुर्जर का, वो 2 मिनट में पकड़ में आ जाता है, और वही 60 से ज्यादा लड़के जेएनयू में लगातार ताबड़तोड़ गोली चलाते हैं, डंडा से पीटते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। पहली बात संजीव कौशिक जी कह रहे हैं जो लोग वहां बैठे हैं उनको हटाने का काम सरकार को तुरंत करना चाहिए।
और वो जो बैठे हैं वो ठीक बैठे हैं, आप उनका समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल, बातचीत से। हाँ, आप उनका समर्थन कर रहे हैं। अगर उन्होंने मुख्य सड़क को 2 महीने से बंद कर रखा है, बिल्कुल, तो आपकी राय में उन्होंने अच्छा काम किया हुआ, ठीक काम किया हुआ। बिल्कुल, आंदोलन का मतलब यही होता है। पहले तो मैं आपकी बात से कितने लोग इससे सहमत हैं उसको आप चेक करिएगा कि 2 महीने से इस सड़क, क्योंकि अब तो बड़े बड़े नेता जिनको लग रहा था इससे हमें बड़ा वोट बैंक फायदा होने वाला है, वो शाहीन बाग से काटने लगे। मुश्किल यही है कि आप हर चीज को वोट बैंक से तोलते हैं। लीजिए आप एक बार ये भी तो सुनिए। अरे सुनिए ना, मैं आगे बता रहा हूँ, मेरी बात तो 5 सालों तक मुस्लिम महिलाओं के लिए जो पार्टी लगातार लड़ती चली आई है, आखिर ऐसा क्या हुआ? 3 तलाक, क्या क्या आप लेके चले आए? अचानक उसी महिलाओं को आपने बताना शुरू कर दिया। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ मेरे भाई। दूसरी बात आपका कह रहे हैं संवादहीनता है। संवादहीनता कैसे है? जो उनके माफिक बात नहीं करता उनसे बात नहीं करना चाहता। अभी मैंने जिक्र किया 2 बड़े पत्रकार गए, फिर आप चले गए 2 बड़े पत्रकार। लीजिए, सरकार के प्रतिनिधि थे वो। तीसरी बात, सरकार के प्रतिनिधि थे वो। सुन तो लो भैया, नहीं, गलत तर्क दे रहे हैं आप। सरकार के प्रतिनिधि थे वो। आप अपनी बारी में बोलिएगा ना। तीसरी बात, पुलिस डीसीपी, एडिशनल डीसीपी लगातार उनसे बात कर रहे थे, सरकार के प्रतिनिधि बनके। हाँ, पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर का काम पुलिस के द्वारा ही होता है, आपको भी मालूम होगा। उसके बाद वो नेता जाने चाहिए लाठी लेके। सरकार की तरफ से किसी को नहीं जाना चाहिए। जब भैया वहां का माहौल ऐसा है कि जो उनकी बात नहीं सुनता, उनकी सुरक्षा का डर से नहीं जा रहे हैं। सुन तो लो, वहां आतंकवादी बैठे हैं। आप अगर आपने बोलना तो फिर मैं बोलना बंद कर। बोलिए सर, बोलिए। उसके बाद उनकी टीम के साथ, पुलिस की टीम के साथ, उनके प्रतिनिधि एलजी साहब के साथ जैसे भी बात हुई 4.5 घंटा बैठते हैं। अब अगली बात कह रहा हूं, उनके सारे प्रतिनिधि देश के कानून मंत्री के साथ बैठे थे अभी 4 दिन पहले, अगर आपको ध्यान हो तो, और सारे सवालों का जवाब दे रहे थे। सर, उस मंच पे हम भी थे। हाँ, छोड़िए प्रतिनिधि की बात। आप तो इसका मतलब है आप कैसी बातचीत चाहते हैं? जो ये कहें चुपचाप उस पर साइन कर दें, कैसी बात कर दें आप? क्या साइन करने की चलिए बात है? मुद्दों पर लौटते हैं, हाँ, दिल्ली इंतखाबात, क्या साइन करने की बात है? क्या साइन करने की बात है? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की मांग क्या है? आपको पता है? समर्थन भी नहीं कर पा रहा, उनका विरोध भी नहीं कर पा रहे। आपको पता है मांग क्या है? कि भारतीय जनता पार्टी की, अरे आपको पता है मांग क्या है उन लोगों की? लाठीचार्ज करे। अरे गर्ग साहब, पता है मांग क्या है उन लोगों की? कि पुलिस ने निहत्तों पे लाठीचार्ज। चलिए मुद्दों पर लौटते हैं, मुद्दों पर लौटते हैं। शिबली साहब आपके पास आ रहा हूँ। शिबली साहब आपके पास आ रहा हूँ। दिक्कत क्या है? ये हर चीज। चलिए मुद्दों पर लौटते हैं। दिल्ली, आपने बोल दिया। शिबली साहब आप पे ही आ रहा है। शिबली साहब आप पे ही आ रहा हूँ। दिल्ली इंतखाबात की बात हो रही है, मुद्दों की बात हो रही है, मसाइल की बात हो रही है, चुनाव की बात हो रही है, वोट की बात हो रही है, पार्टियों में चेहरों की बात हो रही है। बीजेपी के पास चेहरा नहीं है दिल्ली में, कांग्रेस के पास भी नहीं है क्या? देखिए, कांग्रेस मुखालिफिन ये इल्जाम लगा रहे हैं कि कांग्रेस में अंदर खाने बहुत जबरदस्त गुटबाजी चल रही है। कांग्रेस का जो भी मुख्यमंत्री उम्मीदवार होता है वो विधायक दल बाद में तय करता है। इस बात को ही खत्म करते हुए दूसरी बात मैं ये कहूंगा आपसे अभी कि अभी आप जो दिल्ली इंतखाबात के मामले में आप विकास के और दूसरे मुद्दों की बात कर रहे थे, मैं लंबी चौड़ी लिस्ट लेके आया हूँ सारे मामलों में जहां पे केजरीवाल फेल हुए हैं। उससे भी बड़ी लंबी लिस्ट है जहां पे तो कांग्रेस की सरकार थी 15 साल की, जो उन्होंने काम किया था, फ्लाईओवर्स बना के दिए थे, स्कूलों में अस्पतालों में अच्छा काम किया था, ग्रीन बेल्ट बनाए थे, पॉल्यूशन कम किया था। उन सारे मुद्दों पे बात की जा रही है, उन सारे मुद्दों पे सवाल पूछा जा रहा है केजरीवाल से। लेकिन भाजपा के पास हिंदू मुस्लिम के अलावा दूसरा कोई मुद्दा नहीं बचता है। केवल सांप्रदायिकता की बातें करके ये लोगों को जो विकास के मुद्दों पे बात हो रही है, विकास के मुद्दों पे बहस हो रहा है, उससे इसको हटाना चाहते हैं और पूरे इलेक्शन कैंपेन को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। ये बहुत गलत हो रहा है। जनता देख रही है, जनता समझ रही है। जनता को वोट करना है विकास के मुद्दों पे। जनता को अपने घर के सामने अच्छी सड़क चाहिए, उसको बिजली चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, उसको अच्छा पीने का पानी चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, और उसको पढ़ाई चाहिए, एजुकेशन चाहिए। वो हिंदू मुस्लिम की डिबेट में नहीं पड़ने वाला। भाजपा इसमें साफ साफ देख रही है कि उसकी हार हो रही है, चारों खाने चित है, इसीलिए खलबला रहे हैं। बाहर से इंपोर्ट करके बड़े बड़े नेताओं को बुला रहे हैं जो सांप्रदायिकता की आग में और घी डालने का काम कर रहे हैं। मेरा एक सवाल ले लूं मैं शिबली साहब से, एक सवाल शिबली साहब से, जो आप इस तरह से बता रहे हैं कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में बिजली, पानी, सड़क और बुनियादी मसाइल किस तरह से बेहतर थे, खुशहाली थी, बहाली थी, तरक्की थी, तो 2013 से के बाद जब 2015 में इंतखाबात हुए तो 9% पे वोट कैसे आ गए, परसेंटेज आ गया, वोट परसेंटेज? जी देखिए, ऐसा है कि जो अरविंद केजरीवाल का पूरा एक इलेक्शन कैंपेन खड़ा हुआ था, जो उन्होंने एक परसेप्शन बिल्डअप किया था, वो अन्ना हजारे के एंटी करप्शन मूवमेंट के थ्रू किया था। उन्होंने लोगों के जहन में यह बात डाली, अपनी तरफ रुजू किया और उनके वोट लिए। लोगों को विकास का सुनहरा उन्होंने सपना दिखाया और उस विकास के जो वादे उन्होंने किए थे उसके ऊपर कुछ काम नहीं किया। मेरे पास बहुत लंबा चौड़ा आंकड़ा, मैं आपको बता दूंगा कि उन्होंने कितना खर्चा किया है अपने शिक्षा के बजट में, कितना खर्चा किया अपने स्वास्थ्य के बजट में। तो उन्होंने वो कोई काम नहीं किया
जिसको लेकर के जिस वादे के साथ वो आए थे। इनका पूरा कैंपेन खड़ा हुआ था जन लोकपाल के ऊपर। जन लोकपाल का बिल सेंटर से वापस आके 3.5 साल से पड़ा हुआ है स्टेट में, आज तक उसके ऊपर कोई इन्होंने कार्रवाई नहीं की है, वो चुपचाप लेके बैठे हुए हैं। तो होता है कभी कभी जनता दिग्भ्रमित हो जाती है, लेकिन पिछले 6 साल में जनता की आंखें खुल चुकी हैं। वो समझ रही है कि किसने उनको धोखा दिया विकास का वादा करके, किसने असल विकास किया था और कौन उनको सांप्रदायिकता की आग में झोंकना चाहता है। इसलिए जनता मन बना रही है, कांग्रेस को भरपूर मात्रा में वोट देगी। शिबली साहब लगातार बीजेपी पर यह इल्जाम लगा रहे हैं नीलगर साहब कि बीजेपी मुद्दों को डाइवर्ट कर रही है और मजहबी कार्ड खेल रही है, और आज तो अब हनुमान जी की भी एंट्री हो गई है दिल्ली इंतखाबात के मुद्दों में। आपको मैं शुरू में ही कह रहा था, जब ये चुनाव की बातचीत शुरू हुई दिल्ली में और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जब एक एक करके, जो मैं अभी भी गिना रहा था, जब ये बताना शुरू किया कि बिजली पानी, जिसमें शिबली साहब भी ये बात मानते हैं, लेकिन अनिल साहब वो बातें आ नहीं रही है ना। बीजेपी लीडरान लगातार दूसरी तरह के बयान दे रहे हैं जिससे लोगों को मौका मिल रहा है। शिबली साहब भी इस बात से तो मेरे साथ इत्तेफाक रखते हैं कि आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार बुरी तरह से हर मुद्दे पे फेल हुई है। ठीक है ना शिबली साहब, इसमें तो आपको कोई इत्तेफाक नहीं। बिल्कुल फेल हुई है। कांग्रेस का बहुत स्वर्णिम था 15 साल दिल्ली में हुकूमत का। उस पर तो इलेक्शन अभी नहीं हो रहा, अभी तो इलेक्शन हो रहा है 5 साल जो पिछली बार केजरीवाल ने सरकार चलाई। हमारे पास हमारे 15 साल का शासन है, जिसको हम दिखा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। चाहिए आपको कहना जो क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की दिल्ली की इंप्रूव हुई, उसके बारे में पिछले 5 साल तो आप भी मानते हैं कि पिछले, आप मेरे को लगता है संजीव जी इससे सहमत नहीं, इनका कहना कि अच्छा रहा, पता नहीं ये किस बात पे कह रहे हैं। अब आप जो बात कह रहे हैं, मैंने नहीं मैंने अच्छा नहीं कहा। मैं बार-बार ये मानते हैं 5 साल सुनिए, मैं बार-बार ये कह रहा हूं कि मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। आप मुझे बता दिए, आप क्या मानते हैं 5 साल जो केजरीवाल ने जो बताई है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये सब अच्छा काम किया है, ये गोलमोल है? उससे पहले जो शीला दीक्षित, उससे पहले की बात सुनिए तो सही है, पूरी बात नहीं बोलने देंगे आप। उससे पहले जो शीला दीक्षित की सरकार रही, उन्होंने ऐसे मील के पत्थर वाले काम किए जिसे कोई नहीं मिटा सकता, चाहे वो 50 से ज्यादा फ्लाईओवर हो, चाहे मेट्रो का रेल जाल बिछा दिया गया। सुनिए तो सही साहब, सुनने की क्षमता। और उसी काम को केजरीवाल ने आगे बढ़ाया है। कई ऐसे वादे हैं जिसमें केजरीवाल सफल नहीं रहे हैं, लोगों को झांसे में रखे हैं। केजरीवाल को भी जनता तौल रही है। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि केजरीवाल बरी है और सबसे अच्छा काम उन्होंने किया है, मैं ऐसा कभी नहीं कह रहा। संजय जी का हाल, मुझे शिकायत ये है, आधा सेकंड, इस मामले में, केजरीवाल के मामले में संजीव कौशिक जी का हाल वैसे ही है जैसे कि हम लोग शाहीन बाग का समर्थन करें या ना करें, ये दोनों हाथों में चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, समर्थन में है। क्या बात कर रहे हैं? खुल के हम समर्थन में है। नहीं, शाहीन बाग का खुल के समर्थन में है, बता रहा हूँ ना, बिल्कुल समर्थन में है। ऐसे कैसे बोल देंगे आप? साहब से भी पूछ लीजिए, शाहीन बाग को जो एक महत्वपूर्ण सड़क रोक लोग बैठे हैं, उस रोड को रोकना इनको ठीक लगता है या गलत? अरे साहब, सरकार जाए ना, बार-बार मैं कह रहा हूं कि सरकार चाहती है काला बिल लगा के बैठ जाए। शिवम से सवाल पूछा मुश्ताक साहब जी। देखिए, रोड को रोकने की जो बात कर रहे हैं, उससे रोड तो एक पीस ऑफ लैंड है, उसको रोकने से उस पर कोई आपत्ति आपको नहीं। आपत्ति ये है कि वहां से गुजरने वाले, वहां सुन लीजिए बात, हंसिएगा बाद में, सुन लीजिए, आप बहुत वरिष्ठ हैं, आपको पूरा अधिकार अपनी बात रखने का, लेकिन छोटों की बात भी सुन लेनी चाहिए कभी कभी। उस पीस ऑफ लैंड पे लोग बैठे हैं, तकलीफ इसकी नहीं है, तकलीफ इस बात की, आप उसको मुद्दा बना रहे कि वहां से गुजरने वाले वाहनों को, उसमें बैठ के जो लोग दिल्ली से नोएडा आना जाना करते हैं, उनको तकलीफ हो रही है। मुद्दा ये है, अब मैं आपको बताता हूं, अभी मैं आ रहा था, आश्रम पे फ्लाईओवर के पास 2 लेन पिछले कई महीने से बंद है, 3-3 घंटे का वहां जाम लगता है। अगर आपको लोगों की चिंता है, लोगों की तकलीफ की चिंता है, तो वहां भी आवाज उठाइए, जाके पीडब्ल्यूडी से बात कीजिए, इसको जल्दी ठीक करें। मुद्दा यहां पे लोगों की तकलीफ का नहीं है। अब आते हैं इमरजेंसी व्हीकल्स के ऊपर। एम्बुलेंस को लगातार वहां से जाने दिया जा रहा है, मैंने खुद से देखा, एक बार मैं गया था, एम्बुलेंस निकल रही है, और एलजी से मीटिंग के बाद वहां से स्कूल बसेस को भी जाने का रास्ता दिया गया, रोज सुबह स्कूल की बसेस जा रही हैं। अब एक बात और मैं पूछता हूं, आप सबसे, सारे दर्शकों से पूछता हूं कि जो लोग दिल्ली से नोएडा अपने घर 35-40 मिनट में पहुंचते थे, वो 1.5 घंटे में पहुंच रहे हैं, वो अपने घर 1.25 घंटे लेट पहुंच रहे हैं। तो इतनी तकलीफ है, आप ये सोचिए उन लोगों का जिनको इस देश से निकालने की साजिश हो रही है, उनके घरों से निकालने की साजिश हो रही है, उनके मकानों से निकालने की साजिश हो रही है, उन पे क्या करेंगे? कभी सोचा उनके दर्द उसकी बात कीजिए, उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। आप उसको क्लियर कीजिए। साहब, आप मुझे गुमराह करेंगे? गुमराह नहीं कर रहा हूं, गुमराह नहीं कर रहा हूं। एनआरसी को जोड़ के आप देख लीजिए, एनआरसी को जोड़ के देख लीजिए, इसके दुष्परिणाम आने वाले हैं। बता रहा हूं, देश की 70% जनता इसकी चपेट में आने वाली है, इसकी चपेट में दलित आने वाले हैं, पिछड़े आने वाले, जिनके पास कागजात। आपकी पार्टी से एक आदमी की नागरिकता चली जाएगी, क्यों आप देश को गुमराह कर रहे हैं? आप लोगों को बेदार करिए, अवेयर कीजिए। आपकी पार्टी एनआरसी लाई थी, आपकी पार्टी एनपीआर ले आई थी, आप लोगों को बेदार कीजिए। आप लोगों को गुमराह न कीजिए। मैं तो और आपके पास आ रहा हूं, एनपीआर लाई थी, करोड़ लोगों में से हमारी पार्टी ने पिछले 7-65 साल में देश को यहां से यहां
पहुंचाया है। ठीक, हम जो बैठे बात कर रहे हैं स्टूडियो में, जिस संचार क्रांति की बात करते हैं, हमारी पार्टी लेकर के आई है। लेकिन अगर आप उसी संचार क्रांति का, उसी मीडिया का, उसी प्रेस का, उसी सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल होगा तो क्या हम जिम्मेदार हैं? नहीं है। आप समझ लीजिए मेरी बात। एनपीआर के ऊपर जो आप बात कर रहे हैं, क्या एनपीआर का खाका ही था जो कांग्रेस लेके आई थी? आप खाके के ऊपर बात करिए ना, वही खाका था? इसके पीछे वही साजिश दिख रही है? आप कहिए कि हम एनपीआर के साथ हैं, लेकिन उसमें जो चेंजेस हुए हैं हम उस पर बहस करना चाहते हैं। बिल्कुल कहिए ना, कह रहे हैं। और क्या डिमांड है? और क्या डिमांड है? यही मुद्दा है, कहां घुमा दिया आप लोग? यही मुद्दा तो है। तो आपको क्या लगता है कि दूसरे देशों से आने वाले जो नागरिक हैं, जिनके बारे में तथाकथित कहा जाता है कि इनके ऊपर रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हुआ है, जो इत्तेफाक से वो शब्द भी सीए में कहीं नहीं लिखा हुआ है, पता नहीं किसके हम साथ खड़े हैं उनके, हम उनके साथ खड़े हैं और स्वागत करते हैं। और सबसे ज्यादा मेरी बात सुन लीजिए, संविधान के जो अनुच्छेदों का इसमें अनदेखी हो रही है। 20 सेकंड उसके ऊपर हमला हो रहा है, हम उसकी मुखालफत करते हैं, हम उसके अपोजिशन में खड़े हुए हैं, हम उसके अपोजिशन में खड़े हुए हैं और से संसद तक खड़े रहेंगे। आर्टिकल 14 की आप बात कर रहे हैं, आप मुझे बताइए माइनॉरिटी को अलग से जगह दी गई, वो आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं है क्या? SC ST को और बाकी लोगों को रिजर्वेशन दी गया, वो समानता का अधिकार का उल्लंघन नहीं है क्या? क्या बात कर रहे हैं आप? ये उल्लंघन है, ये उल्लंघन आप बता रहे हैं। और अगर आपको बहुत प्रॉब्लम ये है कि आपको अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की चिंता है। सुनिए, मेरे पास चिंता बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों की है, लेकिन हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों की चिंता नहीं है। संजीव कौशिक साहब, शिबली साहब, मेरे पास वक्त की कमी है। आज हमने मुद्दा रखा था मसाइल बनाम मजहबी कार्ड, मजहबी मुनाफरत। जो सूरत हाल सड़क पर है वही यहां भी देखने को मिली, यानी पूरे मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया गया है और मजहबी कार्ड पूरे इंतखाबात में खेला जा रहा है। हमारी बेबसी शहरों की दीवारों पे चिपकी है, हमें ढूंढेगी कल दुनिया पुराने इश्तिहारों में। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जी सराब।